नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी। मैं हूं अंकित, मेरे साथ आदिल मौजूद है और हम बात करेंगे थोड़ा सा इन डेप्थ में जाके पेरिस ओलंपिक्स 2024 के बारे में। 26 जुलाई से इसकी शुरुआत हो रही है, 2 सितंबर तक ये मुकाबला होगा। स्टेडिया जो है फ्रांस का, वहां पर इसकी ओपनिंग सेरेमनी खेली जाएगी। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता देता हूं कि ओपनिंग सेरेमनी तो 26 तारीख को होगी, लेकिन दो ऐसे स्पोर्ट्स हैं, रग्बी और फुटबॉल, जो कि 24 तारीख से ही शुरू हो जाएंगे। अब सवाल ये भी है, जिस पर हमने एक बार लास्ट में डिस्कशन भी किया था, कि इंडिया कितने मेडल जीत सकती है। मेरे हिसाब से जो न्यूट्रली अगर आप एनालाइज करेंगे, जो प्रॉब्लम्स आई हैं कुछ स्पोर्ट्स में, स्पेसिफिकली रेसलिंग को लेकर के, जो आदिल आपको खोल के बताएंगे कि कौन से खिलाड़ी अब तक क्वालिफाई कर गए, उस हिसाब से अगर मैं आपको बोलूं तो अभी तो ऐसा लग रहा है मुझे कि 4 या 5 मेडल मैक्सिमम इंडिया जीत सकती है। बट सवाल यही है कि 4-5 मेडल क्या इनफ है, क्योंकि हम तो 7 से ऊपर का नंबर एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बार। बट देखते हैं क्या होता है। लेकिन हम कुछ स्पोर्ट्स को पिक करेंगे और कुछ स्पोर्ट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा हॉकी के बारे में, बट आई वांट आदिल आप थोड़ा रेसलिंग से शुरू करिए। बताइए कि थोड़ा जो बेसिक प्रॉब्लम्स है रेसलिंग की वो सबको पता है, लेकिन आपके हिसाब से अब तक कौन कौन क्वालिफाई किया है और क्या चांसेस हैं रेसलिंग हमारे मेडल्स के? रेसलिंग में अभी हमारा थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इशू जो चल रहा है इनके साथ, फेडरेशन के साथ। तो उसके वजह से काफी प्रॉब्लम है। बजरंग पुनिया हमारे सस्पेंड कर दिए गए हैं, जो मतलब एक कंटेंडर देखे जा रहे थे कि वो पक्का मेडल जीत सकते हैं। तो बजरंग पुनिया इस बार नहीं दिखेंगे हमें ओलंपिक्स में। लेकिन जो जिन्होंने कोटा जीता है, सबसे पहले अंतिम पंगल ने पिछले साल जीता था। अंतिम पंगल ने जीता था 53 केजी कैटेगरी में। अब ऐसा कोटा जीता था, इसका ये मतलब नहीं है कि अंतिम पंगल खुद ही जाएंगे उस पे। ऐसा होता है कि उन्होंने कोटा जीता है तो इंडिया के लिए कोटा जीता है। अब इंडिया में उसके लिए फिर से ट्रायल्स होंगे कि कौन बेहतर खेल सकता है उस जगह पे, फिर जिसका सिलेक्शन होगा वो ओलंपिक में खेलने जाएगा। यानी कि उस वेट कैटेगरी में, इसका मतलब है कि उन्होंने एक वेट कैटेगरी के लिए कोटा जीता है, और अगर उसमें उनसे अच्छा कोई रेसलर हुआ तो वो भी जा सकता है इंडिया को रिप्रेजेंट करने। वो पिछले साल उन्होंने जीता। और अभी जो ओलंपिक क्वालिफायर हुए थे, रेसलिंग ओलंपिक क्वालिफायर, उसमें अमन सहरावत ने एक कोटा जीता है 57 कैटेगरी में, मेंस ग्रेको रोमन स्टाइल में जी। और उनके अलावा जीता है निशा दहिया ने 68 केजी कैटेगरी में जीता है कोटा। तो 3 कोटा हैं हमारे पास रेसलिंग में। अब इन तीनों में देखते हैं कि किसको मौका मिलता है ओलंपिक में जाने के लिए। अब जो ओलंपिक में जाएगा वो कंटेंडर कैसा है, उससे डिपेंड करता है कि हमारे पास मेडल आएगा कि नहीं आएगा। बेसिकली बहुत ज्यादा डिप्लीशन हुआ है। अगर आप रेसलिंग को थोड़ा क्लोजली फॉलो करेंगे तो शॉर्ट होते थे हम सारे जब ओलंपिक से पहले कि यार कि इसमें मेडल तो आने ही आने। अब थोड़ा सा देखे कॉन्फिडेंस कम लग रहा है। हालांकि हमारे प्लेयर्स हम पूरा सपोर्ट है, बट चीजें और बेहतर तरीके से हो सकती थी, जो हुई नहीं। आपको पता है कि बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हुई और जिसकी वजह से एंड ऑफ द डे ये हुआ कि इंडियन स्पोर्ट्स जो है रेसलिंग में सफर कर रहा है। चलिए मैं दूसरे स्पोर्ट्स पर आता हूँ, उसके बाद आदिल से मैं ओपिनियन लूंगा, क्योंकि मैं नीरज चोपड़ा पर भी बात करनी है खोल करके। हॉकी की जो टीम है, जिसने 40 साल के बाद इतिहास रचा था टोक्यो ओलंपिक्स में और जाकर के ब्रॉन्ज मेडल जीता था, उसने अपने 28 कोर प्रोबेबल स्क्वाड निकाला है। 28 में से 15 जो स्क्वाड है वो जाएगा। अभी साई के जो बेंगलुरु सेंटर है, कुछ दिन में इसका ट्रेनिंग कैंप शुरू होगा। मैं नाम बता देता हूँ आपको और थोड़ी स्पेशलिटी बताता हूँ खिलाड़ियों की। गोलकीपर में कृष्ण बहादुर पाठक, पीआर श्रीजेश और सूरज कारकेरा है। डिफेंडर्स की बात करते हैं तो कप्तान हरमनप्रीत सिंह, उनके साथ जर्मनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, संजय सुमित और आमिर अली हैं। उसके बाद मिडफील्डर की अगर हम बात करें तो मनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह, विवेक सागर प्रसाद, रविचंद्र सिंह, मोरिंगथाम, उसके बाद शमशेर सिंह, नीलाकांता शर्मा, राजकुमार पाल और विष्णुकांत सिंह है। बात करते हैं फटाफट फॉरवर्ड की, तो इसमें काफी नाम है। आकाशदीप सिंह है, मनदीप सिंह है, ललित कुमार उपाध्याय है, अभिषेक है, दिलप्रीत सिंह है, सुखजीत सिंह है, गुरजन सिंह है, मोहम्मद राहिल है, इसके बाद मोहसिन है, उसके बाद बॉबी सिंह धामी और आखिरी नाम इसमें अरिजीत सिंह हुंडाल का। मैं कुछ नाम आपको बता देता हूं जो आपको टोक्यो ओलंपिक्स में भी मिलेंगे। जैसे मनप्रीत सिंह की बात करते हैं, मनप्रीत सिंह की बात करते हैं, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं ये सारे। ललित कुमार उपाध्याय की बात करें, ये भी उस फॉरवर्ड टीम का हिस्सा थे जिसने ब्रॉन्ज मेडल उठाया था। मनदीप सिंह भी उस फॉरवर्ड टीम का हिस्सा थे। इसके अलावा हार्दिक सिंह भी पुराने प्लेयर है, विवेक सागर प्रसाद भी फॉरन बेसिकली पुराने प्लेयर है। और जो हम गोलकीपर्स की बात करते हैं, कृष्ण बहादुर पाठक को एक अल्टरनेट के तौर पर पहले प्रिपेयर किया गया पीआर श्रीजेश का। पीआर श्रीजेश आप सबको याद है केरला से बिलोंग करते हैं और क्या इमोशनल उनकी स्टोरी रही है। तो पीआर श्रीजेश हमारे फर्स्ट चॉइस गोलकीपर होते हैं हमेशा। उसके बाद कृष्ण बहादुर पाठक को सेकंड चॉइस गोलकीपर यूज किया गया। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ऑफ लेट अगर आप हॉकी को फॉलो कर रहे हैं तो एक पैटर्न बनाया था इंडियन टीम ने कि फर्स्ट हाफ 4 क्वार्टर्स में बेसिकली हॉकी खेली जाती है, जो मॉडर्न हॉकी है 60 मिनट्स की, 15-15 मिनट की। तो पहले जो फर्स्ट क्वार्टर था, फर्स्ट उसमें आते थे श्रीजेश, सेकंड क्वार्टर में आते थे आपके कृष्ण बहादुर पाठक, केवी पाठक, थर्ड में फिर श्रीजेश आते थे और लास्ट में केवी पाठक आते थे। यूजुअली यही पैटर्न इंडियन टीम ने फॉलो किया है और काफी सक्सेस मिली है। बिकॉज आसान नहीं होता है एज अ गोलकीपर आपकी जो किट
हिट होती है वो और भारी होती है और आपको काफी चीजें बैलेंस करके चलना पड़ता है। मेरी उम्मीदें हैं हॉकी टीम के साथ, लेकिन प्रॉब्लम ओनली विद हॉकी टीम इसकी जिस ग्रुप में वो प्लेस्ड हो रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम वाला ग्रुप है। बेल्जियम ओलंपिक चैंपियन बिल्कुल, और ऑस्ट्रेलिया भी बहुत तगड़ी टीम। अभी वर्ल्ड नंबर 3 है ऑस्ट्रेलिया। अभी हमने ना टेस्ट सीरीज खेली थी, आदिल को भी पता है कि 5 मैचेस की सीरीज थी जहां हम 1 मैच जीत पाए और 4 हारे थे। और ऑस्ट्रेलिया जहां भी होती है ना तो आसान नहीं होता किसी दूसरी टीम को जीतना, क्योंकि वो डोमिनेटिंग फॉर्म ऑफ हॉकी खेलती है और अटैकिंग इंस्टिंक्ट के साथ खेलती है। हमारे साथ थोड़ा सा साइकोलॉजिकल दबाव आ जाता है, अगर उसको ओवरकम कर गए तो बेहतर कर सकते हैं। बट होप सो कि हम पूल में अच्छा करें। बेल्जियम भी बहुत तगड़ी टीम है, तो उसके बाद अगर यहाँ तक हम क्वालिफाई कर गए, अगर हम सेकंड बेस्ट टीम, तो शायद हो सकता है कि हम टॉप 4 में फिनिश करना। उसमें अर्जेंटीना भी है, उसमें कंटेंशंस में अर्जेंटीना भी है, तो आसान नहीं है। बट उम्मीदें हैं इंडियन टीम के साथ, बिकॉज बहुत इंप्रूव किया है। एक बहुत बड़ा सेटबैक है कि हमारी वुमेन्स टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे बड़ी उम्मीदें थी, बट उनमें भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं, वो कभी किसी और दिन खुल के बताएंगे। चलिए एक और स्पोर्ट्स पर आदिल और मैं और बात कर लेते हैं। थोड़ा मैं शुरुआत करता हूँ, थोड़े इनपुट दे देंगे, लास्ट में हम नीरज चोपड़ा पर बात करना चाहेंगे। टेबल टेनिस की बात करते हैं आदिल। एक हमारे खिलाड़ी अचंता शरद कमल, ऑलमोस्ट 40+ एज हो चुकी है उनकी, और बहुत लेजेंड है, बेसिक लेजेंडरी फिगर है टेबल टेनिस में, कई बार खेल चुके हैं। और शरद कमल के साथ सात्यायन है, जी सात्यायन, जो कि मानिका बत्रा के पार्टनर भी है मिक्स डबल्स में, वो है। हरमीत देसाई है, अगर मेल आप फॉलो करते हैं मेल टेबल टेनिस को, बहुत जबरदस्त प्लेयर है वो भी है, बहुत अच्छे पोटेंशियल प्लेयर है। इसके अलावा अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो अहिका मुखर्जी है वहां पर। अहिका और सुत्रिता मुखर्जी दोनों बहनें थी। आपको याद होगा कि रिसेंटली उन्होंने जो टूर्नामेंट्स हुए साथ में खेलती थी और बेसिकली मेडल्स भी लाया, लेकिन इस जस्ट की ओलंपिक एक डिफरेंट बॉल गेम हो जाता है। मानिका बत्रा भी है, तो उम्मीदें हैं मुझे, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि उम्मीदें ये है कि हम ओलंपिक गोल्ड ले आएंगे। अगर हम ब्रॉन्ज तक भी पहुंच जाते हैं, जो कि थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बिकॉज चाइनीज ताइपे के प्लेयर्स अगर आप देखते हैं जो उनका हैंड और स्विफ्ट मूवमेंट है, कोऑर्डिनेशन है, आसान नहीं होगा अभी चाइनीज प्लेयर भी। तो क्या लगता है आपको टेबल टेनिस में? टेबल टेनिस में मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, शरद कमल पे थोड़ा सा मैं दाव खेलना चाहूंगा कि वो जीत सकते हैं अगर मेडल जीतना होगा, क्योंकि शरद कमल ओलंपिक का उनके पास एक्सपीरियंस भी है खेलने का, उनको पता है प्रेशर कैसे हैंडल करना है। तो शरद कमल जो है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस बार हो सकता है कि ब्रॉन्ज जरूर जीत सकते हैं। ओके, लास्टली बात करते हैं नीरज चोपड़ा की। अभी रिसेंटली आदमी थोड़ा बताइए उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, जब वो अभी डायमंड लीग जी दोहा डायमंड लीग क्या रहा उनका? दोहा डायमंड लीग में सेकंड फिनिश किया उन्होंने। क्या थ्रो थी, डिस्टेंस कुछ 88.36 मीटर उनका थ्रो था, और जो फर्स्ट आए थे जाकोब वेल्डेज चेक रिपब्लिक के, उनका 88.38 मीटर था। 2 सेंटीमीटर से रह गए थे नीरज चोपड़ा ने जो थ्रो किया था वो उनका बेस्ट थ्रो था, वो 6th अटेम्प्ट में आया था। फर्स्ट से 5 तक के अटेम्प्ट में वो 84-85 के आसपास रहे थे, उसके बाद उन्होंने 6th अटेम्प्ट में इतना अच्छा थ्रो। बिल्कुल, और चोपड़ा के साथ एक चीज भी है नीरज चोपड़ा के साथ कि वो 90 मीटर का मार्क जो ब्रीच नहीं कर पा रहे, और 3 साल पहले, क्योंकि 20 वाला ओलंपिक्स 21 में हुआ था, नाम उसको 2020 रखा गया था, 3 साल में अभी तक वो 90 मीटर ब्रीच नहीं कर पाए। अरशद नदीम, मैं नहीं कह सकता थ्रेट हो सकते हैं, लेकिन अरशद नदीम ने 90 मीटर का मार्क क्रॉस कर दिया था, उसमें नीरज चोपड़ा ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। बट द थिंग इज कि नीरज चोपड़ा को थोड़ा मुझे लगता है रिलीज, थोड़ा ग्रिप, और जो माया मैकेनिक्स है उनके साथ, ऑब्वियसली क्लॉस बॉर्टिनेज हैं जो वन ऑफ द बेस्ट कोचेस हैं। बट क्या लगता है आपको 90 मीटर का ब्रीच, और उसके बाद उन पे एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा है, क्योंकि इस बार तो गोल्ड मेडल डिफेंड करने वाले हैं। तो क्या और अभी जो दोहा डायमंड लीग हुआ था उसके बाद उन्होंने कहा भी था कि दोहा डायमंड लीग शुरू होने से पहले उन्होंने कहा था कि इस लीग में मैं 90 मीटर का जो ब्रीच है वो करना चाहूंगा, लेकिन वो कर नहीं पाए। लेकिन फिर अब लीग खत्म होने के बाद उन्होंने ऐसा कहा है कि अब मैं कहूंगा नहीं, अब मैं सीधे करके दिखाऊंगा। तो वेट है, बिल्कुल वो करके दिखाए, 90 मीटर का जो मार्क है वो ब्रीच करे इंडिया को, और इंडिया का नाम रोशन करें और ज्यादा। बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ, यो हुआन करके एक कोच हुआ करते थे जो चोपड़ा को भी एक टाइम पे ट्रेन करते थे। उनकी शायद मेरे ख्याल से नॉट रॉन्ग तो 100 मीटर प्लस भी शायद उन्होंने कभी फेंक रखा है। क्लॉस बॉर्टिनेज के साथ नीरज चोपड़ा आए थे जब पेरिस ओलंपिक्स की शुरुआत हुई थी, और बायोमैकेनिक्स जो अच्छी तरीके से समझते हैं। जब आपने देखा 87.57 मीटर का जो थ्रो था टोक्यो ओलंपिक्स में 3rd अटेम्प्ट में जो नीरज चोपड़ा ने किया था, फर्स्ट में किया था, 3rd में किया था, थोड़ा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, शायद 3rd में था वो, बट ही वाज वेरी श्योर एंड इवन हिज कोच वाज वेरी श्योर कि इस बंदे ने अब मेडल, ओलंपिक मेडल यहाँ पर जीत लिया है। दैट इज द बेस्ट पार्ट। लेकिन खतरा 2 लोगों से है। एक तो आदिल ने नाम ले लिया जाकोब का, वेल्डेज का, जो कि चेक रिपब्लिक, और ये वहां भी एक्सपेक्टेड थे कि गोल्ड जीतेंगे, और एक जर्मनी के वेटर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये 2 प्लेयर्स हैं जिनसे नीरज चोपड़ा को खतरा हो सकता है। देखते हैं, इज अ वेरी काम पर्सनैलिटी, और मुझे लगता है कि वो प्रेशर लेते नहीं, क्योंकि इतना मैंने कंसिस्टेंटली इंडिविजुअल इवेंट में इंडिया के लिए किसी
एथलीट को परफॉर्म करते हुए नहीं देखा है इतने बड़े स्टेज पे। ये मेरा बिल्कुल। अपना एक ओपिनियन है, क्योंकि हमने देखे हैं प्लेयर्स जो किसी ओलंपिक्स में मेडल जीतते हैं, बट इतना कंसिस्टेंटली फर्स्ट सेकंड आना, वो उस बंदे की ना डेडिकेशन के साथ साथ उसकी जो माइंड की जो प्रिपरेशन, मेंटल स्ट्रेंथ को क्रिएट करता है। कुछ आप ऐड करना चाहें? कितने मेडल जीतेंगे आपके हिसाब से? क्योंकि लास्ट तो मैंने 4-5 बोला, आपके हिसाब से कितने जीतेंगे? मैं भी 6 के आसपास ही रहना चाहूंगा कि 6 मेडल के आसपास। 6 तो मैं अगर कहता हूँ अगर 6 आ गया तो ये तो बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे, क्योंकि 7 तो बड़ा मुश्किल लग रहा है इस बार, और बहुत रीजंस है 7 ना होने। क्योंकि रेसलिंग चला गया आपका, टेबल टेनिस में वो जो उम्मीद नहीं है, वुमेन्स हॉकी है नहीं, तो आसान नहीं होगा बेसिकली, मैं तो यही कहूंगा। तो चलिए, किशोर जैना भी एक नाम है, जाते जाते मैं ले लेता हूँ कि उनसे उम्मीदें हैं, बट क्या किशोर जैना उस तरह से डिलीवर कर पाएंगे, ये तो सवाल देखना होगा बेसिकली। और मैं चाहता हूँ कि एक बार हम उन पे भी थोड़ा खुल के बात करें। और बाकी स्पोर्ट्स रह गए, देखिए आप स्पोर्ट्स क्रेजी को फॉलो करिए, क्योंकि आपको सिर्फ ऐसा नहीं लगेगा कि आप क्रिकेट की बात कर रहे हो, हम नॉन क्रिकेट की भी बात करते हैं, और ओलंपिक से बड़ा स्पोर्ट है नहीं, इससे बड़ा स्पोर्ट इतना मैग्नीट्यूड में देखे जाना वाला स्पोर्ट है ही नहीं। इतनी कंट्रीज खेलती हैं, 329 इवेंट्स होने वाले हैं ओलंपिक्स में, और 329 इवेंट में सोचिए हम कितने कम इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अमेरिका सबसे ज्यादा इवेंट्स में पार्टिसिपेट करता है, एक्सपेक्टेड भी है सबसे ज्यादा मेडल जीतेगा। बट देखते हैं किस तरीके से चीजें चलती हैं, हम आपको अपडेट देंगे। फॉलो करिएगा स्पोर्ट्स क्रेजी को, सब्सक्राइब करिए स्पोर्ट्स क्रेजी को। आपसे मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।